बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पर हम बहस करेंगे, जिनमें से एक तो ये है कि हुकूमत बुरी तरह फंस गई है और वो कैसे फंस गई है। दूसरा ये कि इम्पोर्टेड इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं। अब तीसरा ये कि अल्ताफ़ हुसैन की मदद हासिल करने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी, और वो कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और चौथा ये कि न्यूट्रल्स का अब बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। और थोड़ी बहुत जो है ना, हम रूस और यूक्रेन से मुतालिक भी हम आपको खबर देंगे। अब पाकिस्तान से मुतालिक अहम बात यह है कि बजट इत्तेहादियों के गले पड़ गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम जो कुछ कर बैठे हैं कैसे कर बैठे हैं और क्यों कर बैठे हैं। अब हमने आगे क्या करना है। अब शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि ये जो अब हो रहा है इंपोर्ट होने के बाद, तो ये सिर्फ शहबाज शरीफ पर ही ना बोझ डाला जाए, इसका अकेला जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ना उठाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ को अब अवाम जिस तरह से कोस रही है, गालियां दे रही है, वो चाहता है कि अब सारे इत्तेहादियों को ये गालियां मिले। और उसने जो है ना एक प्लान बनाया है कि किसी तरह कोई ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि ये बोझ सारे उठाएं, जितने भी इत्तेहादी हैं सब इसमें शरीक हों, सब इसमें जो है ना गालियां खाएं। मिसाल के तौर पर आप मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट देख लें, बयान देख लें कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब सोचें, इस पर थोड़ी सी जो है ना रोशनी डालें, नज़र डालें। 2 गुना महंगाई बढ़ाकर, टैक्सेस लगाकर, टैक्सेस और ऊपर से सुपर टैक्सेस लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 गुना करके, फिर भी अगर इनको खतरा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, तो आप अंदाजा करें कि ये कितने नाअहल लोग हैं। कोई ये कैसे सोच सकता है कि इतनी महंगाई बढ़ाने के बावजूद मिलों और कारखानों पर, ताजरों पर, बिजनेसमैनों पर टैक्सेस लगाने के बावजूद, छोटी बड़ी दुकानों पर ये सब करने के बावजूद भी अगर खतरा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, तो वो लोग कहाँ हैं जो इनको तजर्बाकार टीम कहते थे, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे। और मैं आपको बताऊं कि तारीख का सबसे बड़ा खसारा कब देखने को आया, जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, नून लीग वाले छोड़कर गए थे, उस वक्त तारीख का सबसे बड़ा जो है ना खसारा देखने को मिला था। 21 अरब डॉलर का खसारा था। फिर इमरान खान आया, उसने अपनी हिकमत अमली के तहत काम किया और इस खसारे को बिल्कुल नीचे लेकर आया। फिर वो दौर आया कि कोरोना की लहर आ गई, इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हो गया, महंगाई बढ़ने लगी, और उसमें पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए पैसे रखना पड़े, अद्वियात के लिए पैसे रखना पड़े, घी के लिए जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें इमरजेंसी के तौर पर मंगवानी पड़ी, कोरोना को हैंडल करना पड़ा, सब्सिडीज़ देनी पड़ी। तो इमरान खान दौर में भी ये खसारा फिर दोबारा बढ़कर 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत में फिर ये खसारा इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ रहा है, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, कहां फंस गए। अब ये एक दूसरे को कोस रहे हैं। अब ऐसे बयानों में तेजी आएगी कि मुझे उसने फंसाया, मुझे उसने फंसाया, मैं तो ये नहीं चाहता था और उसने मुझे ये कहा। करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गई, डॉलर 210 तक पहुंच गया, LNG नहीं मिल रही है इनको। कहां के ये तजर्बाकार टीम आपको लगते हैं। अब जो लोग इनको तजर्बे के तौर पर लेकर आए हैं वो भी परेशान हैं कि अब हम जो कुछ हमने किया है, अब इसको कैसे जो है ना हम अवाम के जहन से निकालें, हालात किसी और तरफ मोड़ कर जाएं। स्टैब्लिशमेंट का अब ये भ्रम भी गया कि इमरान खान को उन्होंने उंगली पकड़ कर चलाया। अगर इमरान खान को चलाया था तो तजर्बाकारों को क्यों नहीं चला सके।
اب शहबाज शरीफ को पता चल गया है कि जो जलता हुआ टायर मेरे गले में डाल दिया गया है, अब इससे जान छुड़ाना इंतहाई मुश्किल है। चाइना से जो अब ये कर्जा ले रहे हैं, अब उनकी शराइत अगर मंजर आम पर लाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। अब ये एक और बोझ ऑलरेडी पहले भी डाल चुके हैं, एक और बोझ मजीद अवाम पर डालने को जा रहे हैं। बिजली के रेट 7 से 8 रुपए पर यूनिट मजीद बढ़ा रहे हैं। ये आज की खबर है जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। मुल्क में बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। तफसीलात के मुताबिक CPPA की मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ H फरूकी ने की ज़ेर सदारत दीगर मेंबरान की मौजूदगी में समाअत की गई, जहां CPPA जी ने FCA की मद में 7 रुपए 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। ताहम दौरान समाअत नेपरा ने कहा कि डेटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के तहत 7 रुपए 90 पैसे फ़ी यूनिट बनता है। ये हैं जी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर। इतनी महंगाई करने के बावजूद, बिजली के रेट, तेल के रेट, खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ाने के बावजूद भी इनको खतरा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। कैसे? हमें समझ नहीं आती कि आप हर चीज़ के रेट दोगुना करके टैक्स लगाकर, सुपर टैक्स लगाकर भी आप मुल्क नहीं संभाल पा रहे, तो आपका बैठना बनता नहीं है। इससे पहले कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए आपकी बैड गवर्नेंस, करप्शन की वजह से, उससे पहले आप अवाम और पाकिस्तान की भलाई के लिए कूच कर जाएं और फौरन इलेक्शन अनाउंस करें। अवाम को अपनी क़ियादत इलेक्ट करने का मौका दें और इसमें सबको न्यूट्रल रहना होगा। अब मोहतरम शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों को, जो तमाम अलाइज हैं, इशाए पर दावत दी है। उसमें लाखों रुपए का खाना बिल्कुल फ्री होगा, ऐश व इशरात से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन बहाना ये है कि हमने मिल बैठकर नई हिकमत अमली तैयार करनी है कि मुल्क को बहरान से कैसे निकालें। अब इनके पास रह क्या गया है सिवाय इशाइयों के? क्या सोचेंगे ये? इसका मतलब जब ये आए इनके पास कोई प्लान नहीं था। अब ये बैठकर दावतें हो रही हैं और ये सोचेंगे कि मुल्क के साथ क्या करना है। मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे हो ये नाकाफी है। गैलेप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 76% अवाम कहती है कि इलेक्शन कराए जाएं और वो भी फौरन, जबकि 24% जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ जी ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे ताकि मुल्क का बेड़ा गर्क करे। मैं हैरान हूं कि 24% वो लोग कौन सा दिमाग रखते हैं, कौन सी टेक्निक है उनके पास कि जो अब भी सोच रहे हैं कि हाँ जी इस हुकूमत को टाइम पूरा करना चाहिए, वक्त पूरा करना। और दूसरा, जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उस पर MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये इलेक्शन ऐसे हुए हैं कि जैसे डाकुओं की ज़ेर निगरानी में हुए हों। यानी कि उनका साफ तौर पर PP पर इल्ज़ाम था कि ये इन इलेक्शन जो हुए हैं ये धांधली से हुए हैं और उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस इत्तेहाद से निकल जाना चाहिए अगर वो थोड़ी सी भी अकल रखते हैं। अब बात करते हैं इमरान खान की जासूसी से मुतालिक। ये कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? और दूसरी बात ये भी बताऊं कि इमरान खान का वो खदशा कि मेरी जान को खतरा है, आप इस डिवाइस लगाने वाले मामले को गौर से देखें तो इमरान खान की वो बात और खदशा सच है। मेरे ख्याल में ये ट्रायल था कि इमरान खान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बेडरूम तक। अब ये डिवाइस लगाने वाला मामला था। अब जो अगला मामला होना था वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाला था। अब ये डिवाइस ऐसी थी कि
یہ ایک ناخن جتنا بڑی ہوتی ہے، اس کو جب ہم کسی کمرے میں یا ہال میں لگا دیں تو اس میں تمام قسم کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ایزیلی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے مقتدر ادارے نے یہ سب کرایا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کرایا، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے یا وزیر داخلہ کے انڈر ہوتا ہے، اس نے یہ سب کرایا ہے اور یہ حکومت نے ہی کرایا ہے۔ جو یہ باتیں اینکرز وغیرہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی نگرانی میں ہی یہ سب ہو رہا تھا۔ تو عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سخت کر دینی چاہیے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ جو وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے ڈیوائس لگائی تھی، وہ ٹھیک ٹھاک بنتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، میں نے اس کی آواز بھی سنی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ وہ توتلا ہے، وہ بول نہیں سکتا اور مینٹلی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ادارے ان کو کون لیڈ کر رہا ہے، کس کے اشارے پر چل رہے ہیں، کس کا حکم مانا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر بھی ہے عمران خان سے متعلق کہ عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی ہے۔ عمران خان نے ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں بیرونی مداخلت کے ذریعے حکومت مسلط کی گئی۔ آج ہمارا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں ٹائیگر فورس کی ضرورت ہے۔ 30 سال سے ملک کا خون چوسنے والے مجرموں کو اقتدار دیا گیا ہے۔ دو خاندانوں نے جھک جھک کر بیرونی طاقتوں کی غلامی کی۔ دونوں خاندان پھر اس لیے اقتدار میں لائے گئے تاکہ باہر کے ایجنڈے پر چلیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ ہمارا انصاف کا نظام تباہ کر دیں گے۔ آج نیب اور FIA کو تباہ کر دیا گیا۔ اب یہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عدالتوں سے بھی بچ جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ حکمران کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح سے ملک میں کام ہو رہا ہے ہمیں بھی نہیں لگتا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے۔ اداروں کو جو ہے نا متحرک کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جتنا بھی ہو سکے نئے طریقے سے دھاندلی کرانی ہے۔ جو با اثر لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ آپ جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ ضمنی انتخابات میں بھی جو 17 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں اور جنرل الیکشن کے لیے بھی بہت بڑے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا حکمت عملی بناتے ہیں۔ ان کو اب مکمل طور پر پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو تھوڑی سی ہم الطاف حسین پر بات کر لیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں وہ اب اتحاد بنا رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر کے آئندہ کے لیے وزیر اعظم نہ بننے دیا جائے۔ اس لیے وہ الطاف حسین کو بھی میدان میں لا کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کو کراچی میں پھر لایا جائے، پاکستان میں بلایا جائے، اور اس کے لیے جو ہے نا حکومت اور ان کے جو اتحادی ہیں میرے خیال میں ایک پیج پر ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر اتحاد نہ بنایا گیا تو عمران خان الیکشن جیت سکتے ہیں کراچی میں۔ ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کسی بھی طرح یہ جو ہے نا مذاکرات کر کے الطاف حسین کو واپس لایا جائے۔ اب تھوڑی یوکرین کے حوالے سے جو ہے نا خبر دے دیتے ہیں آپ کو۔ یوکرین میں جو چھڑی جنگ ہے وہ اب خطرناک موڑ تک پہنچ چکی ہے۔ ایک تو یورپی یونین نے یوکرین کو یورپی یونین کے رکن کے ملک کا درجہ دے دیا ہے۔ اس پر جو ہے نا یوکرینی صدر نے اظہار تشکر جو ہے نا کیا ہے، اور روس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو ہے نا اظہار افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو عمل ہے
इंतशार को हवा देने वाला अमल है। यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेनियों का दावा है कि उन्होंने 29,000 रूसी फौजी मारे हैं। कुछ टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्टिलरी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो उन्होंने ड्रोन्स के बारे में भी कहा है कि बड़ी तादाद में उन्होंने मार गिराए हैं। जबकि रूस ने कहा है कि हमने 23,000 कुछ जो है ना यूक्रेनी फौजी मार गिराए हैं। इस सिचुएशन में जो दावे होते हैं ना दोनों ममालिक से, वो नॉर्मली तौर पर जो है ना सच नहीं होता, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। और दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये जंग मज़ीद कई साल तक चल सकती है, यानी कि दुनिया में मज़ीद बुहरान खड़ा होने का खदशा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर करे। मज़ीद ख़बरें अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।